हम लेज़ली हेज़ल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोबेबली हमारा ये 21वां सेशन होगा। हम पेज नंबर 38 पे हैं। तो लाइव सेशन तो ये शायद 21वां है और फिर ये जब यूट्यूब पे आता है तो अ, थोड़ा सा वहाँ एडिटिंग की वजह से आगे पीछे हो सकता है। कभी किसी सेशन को डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है वहाँ पे, कभी एक सेशन मतलब जो बीच में रह जाता है तो यहाँ पे 2 सेशन होते हैं, उनको 2 को ऐड करके वहाँ प्रेजेंट किया जाता है। तो इट माइट नॉट फॉलो द सीक्वेंस विच वुड लेटर बी फॉलोड ऑन यूट्यूब। तो जो लोग इसको बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे तो दे माइट बी लाइक कि सेशन नंबर तो 23 एक या 21 बोल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है वहाँ पे। तो पेज नंबर 38 पे हैं हम। अगर आपके पास डिफरेंट एडिशन है तो दिस वुड बी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ, सेकंड सेक्शन। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मक्का में सेटल हुए होंगे तो क्या हालात रहे होंगे, हाउ वुड ही हैव लुक्ड एट द सोसाइटी। और वो भी हमने डिस्क्राइब किया कि व्हाई डज लेज़ली हेज़ल्टन हैव टू टेल अस दैट। तो अब हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये जो अगला सेशन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ हॉलमार्क ऑफ गुड राइटर्स एंड आई हैव नोटिस्ड इट विद अ फ्यू, आई हैवंट रेड मच बट कुछ एक जो मैंने देखे हैं, मैंने उनको देखा वो ऐसे लिखते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा खुद का राइटिंग स्टाइल भी ऐसा ही है। मतलब आई एम नॉट एज गुड ए प्रोज राइटर बट स्केलेटन इज दिस। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बात को आगे चलाते हैं, फिर जब मौका आता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का उसको वहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो अब तो आना चाहिए कि फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, नहीं। इस मौके पे अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कुरैश और हिस्ट्री ऑफ मक्का थोड़ा सा उसको बयान करते हैं। तो आज हम उस चीज़ को देखेंगे। तो कहती हैं कि ये जो 6 साल के थे, व्हाट द 6 ईयर ओल्ड, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। व्हाट द 6 ईयर ओल्ड सॉ वॉज ए सोसाइटी जहाँ पे सेक्रेड और प्रोफेन मिक्स हो गए थे इतने इजीली कि दोनों में फ़र्क करना नामुमकिन था। ये बात हमने कहीं और किसी और कंटेक्स्ट में की है। ये कह रहे हैं यहाँ पे मज़हब और सकाफ़त एक हो चुकी थी। यहाँ पे कल्चर और रिलीजन एक ही था जिस ट्रेडिशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यहाँ पे सेक्रेड और प्रोफेन, सेक्रेड मजहबी, प्रोफेन दुनियाई। ठीक, पानी पीना हो गया प्रोफेन, सिल्क के कपड़े बेचना दुकान पे प्रोफेन, नमाज पढ़ना सेक्रेड, ये ऐसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या था, लेकिन यहाँ पे सेक्रेड और प्रोफेन एक ही था। जैसे नहाना 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 नहीं था, यहाँ गुस्ल था। तो ये सेक्रेड भी है, प्रोफेन भी है। तो इनमें कोई लाइन नहीं थी, ये एक ही थे। फिर कहती हैं कि ये जो शहर है मक्का का, ये बैकवर्ड नहीं था, ये आइसोलेटेड नहीं था जैसा कि ज़्यादातर वेस्टर्नर्स सोचते हैं। अच्छा, ये जो मर्ज़ है इसका कोई इलाज नहीं है और ये अंग्रेज़ लोगों की बड़ी तारीफ़ की जा सकती है। इनके अंदर बड़ी सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला हमें भी दे, जिनका बयान हमारे यहाँ ट्रेडिशंस में भी हुआ है। असहाब के मुंह से भी इनके लिए तारीफ़ निकली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा था कि ये आखिर के ज़माने में बहुत होंगे। तो ऐसे एक मौके पे फिर एक सहाबी ने इसको नैरेट किया तो दूसरे सहाबी ने बोला तुम दुश्मन की तारीफ़ क्यों कर रहे हो, ये प्रोबेबली कदसिया जंग के टाइम है और वो अपोजिट थे तो इस वजह से। नहीं, यरमोक, सॉरी, कदसिया तो इनके साथ लड़ा गया था पर्शियंस के साथ। आई माइट बी कंफ्यूजिंग कदसिया एंड यरमोक में क्योंकि एक साथ ही जंग हुई थी। तो यरमुक की लड़ाई प्रोबेबली हुई थी इनके साथ, बिजेंटियंस के साथ। बट वट एवर द थिंग इज, उसी जंग के आसपास का ये शायद वाक़ा है, अगेन कैन बी कंफ्यूजिंग। तो उसमें उन्होंने तारीफ जब ऐसा कहा तो उन्होंने वापस बोला साहबी ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था। तो फिर वो वापस कहते थे इन दैट केस अगर ये हुजूर ने फरमाया तो इनकी ये अच्छी क्वालिटीज़ को याद रखना। तो फिर वो अच्छी क्वालिटीज़ उनके बयान करते और जो बहुत सेंस बनाती है। वन ऑफ देम इज़ कि ये
whenever they fall back, whenever they lose a battle, whenever they fall because of a natural calamity, because of war, whatever, they are the is earliest to regroup and come back. और इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे सामने है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 ने डेवास्टेट कर दिया यूरोप को, डेवास्टेट। लेकिन कितना जल्दी यूरोप वापस अपने पैरों पे खड़ा हुआ, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था। इन 20-30 years, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, एवरीथिंग वाज बैक। तो कुछ कहते हैं उसको, उन्होंने मार्शल प्लान और समथिंग व्हाटएवर उन्होंने स्टार्ट किया था, यूएस ने, और हेल्प किया फंडिंग इन ऑल ऑफ दीज, एंड देन इनकी यकजहती की भी तारीफ की गई। और आज भी आप देखेंगे कि फ्रांस, यूके, अलग अलग ममालिक है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बट यू वुड सी ऑल ऑफ देम यूनानिमस ऑन फॉरेन पॉलिसी एटसेट्रा। तो यूरोपियन यूनियन दुनिया के सबसे मजबूत यूनियंस पे है। तो अदरवाइज़ यहाँ भी सार्क है, यहाँ पे और भी सारे, आसियान इज़ अ वेरी स्ट्रांग ग्रुपिंग, आसियान इज़ अ वेरी स्ट्रांग, अरब लीग है, अदरवाइज तो जीसीसी है, ऐसी बड़ी सारी लीग्स हैं, बट नो वन कम्स नियर टू यूरोपियन यूनियन। तो ये भी उनकी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अच्छी क्वालिटीज़ के साथ साथ कुछ जॉन्डिस टाइज भी हैं इनकी। फॉर एग्जांपल, दे व्हाट इज़ कॉल्ड वाइट मैन बर्डन, पूरी दुनिया को मैंने एजुकेट करना है, ये बाकी सब गवार हैं, ये मेरा बर्डन है। ठीक, तो इनको ऐसा लगता है बाकी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये भी इनका एक प्रॉब्लम है। एंड देन देयर व्यू ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स हैज़ बीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ क्रूसेड्स, कि ये दुश्मन है, ये बारबेरियंस है। And that is one of the reasons they are able to fight wars against us, because fighting wars requires great wars में कॉन्शियस आपकी बहुत इन्वॉल्व होती है। ये आसान नहीं होता है लड़ना। लोगों को लगता है उठो और लड़ो, हो गया। ऐसी बात नहीं है। ये चंद लोग होंगे ऐसे जो मार सकते हैं किसी और को, किसी और इंसान पे गोली चलानी है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। हाथ कांपना चाहिए, दिल धड़कना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जुर्रत होनी चाहिए ऐसा काम करने के लिए। तो ये काम कब हो पाता है? जब आपको पता होता है सामने जो है ये, इसने ह्यूमैनिटी का जो तकाजा है उससे ये आगे निकल चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, हियर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ टेररिस्ट। अब हम जब ऐसे शख्स को देखते हैं तो वी से कि ये निहत्थे इंसानों को मारता है, और इस वक्त मौका मिला है, मैं एक आर्मी पर्सनल हूँ या पुलिस पर्सनल हूँ, मुझे हक दिया है कौम ने कि मैं उनका दिफा करूँ, तो मुझे इसको मारना होगा। अब यहाँ पे आपने अपनी कॉन्शंस को क्लियर किया। Now, fighting wars against these innocent Muslims, for example, these tribal Muslims, etc., it also needs some kind of reason. कि why would we fight these people? And not everyone in the West is like कि चलो मार दो सबको। ऐसी बात नहीं है। कौमें ऐसी एज ए होल नहीं हो सकती है। ये कौमों का कैरेक्टर ऐसा ही है। एक फ़र्द ऐसा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, एक अच्छी खासी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन पूरी कौम ऐसी नहीं हो सकती। तो जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर्स इज ऑलवेज सॉट, ये याद रखिएगा। एंड वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ जस्टिफिकेशन इज व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट इज विलिफिकेशन। ये जस्टिफिकेशन है नहीं अब, तो निर्दोष कौम है जिसके खिलाफ लड़ना है, तो आप क्या करेंगे? एक विलिफिकेशन कैंपेन चलाएंगे। तो मुस्लिम्स को थ्रू द आइज ऑफ क्रूसेड्स देखना कि ये दुश्मन ही है, सब ह्यूमन है, बर्बेरियन है, ये अपनी वुमन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। This becomes a precursor. Why should we fight Taliban? We should fight Taliban because they don't allow women to go to education. These are barbaric people. तो इस पे फिर ऐड करें और भी बड़ी सारी चीज़ें, so this does that. तो हिस्ट्री पे भी इनका नज़रिया ऐसा ही है कि हिस्ट्री में क्या था, ग्रीक्स थे, और क्या था, और कुछ नहीं था, बाकी बारबेरियंस थे। ये है फिर से नज़रिया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कुछ एक चीज़ें देखकर हिस्ट्री में। तो अब इसको चैलेंज करना शुरू हो गया। बहुत सारे हिस्टोरियंस अब ऐसे नहीं लिखते। द बिगेस्ट डेंट टू दिस नैरेटिव वाज पुट फॉरवर्ड बाय पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन स्कॉलर, अमेजिंग स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद ने कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स लिखे हैं, जिसमें से एटलीस्ट 2 हम इंशाल्लाह यहाँ कवर करेंगे। एटलीस्ट 2, एक ओरिएंटलिज्म और कवरिंग इस्लाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, लैंडमार्क है। इसने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया वेस्टर्न वर्ल्ड में
कि ओरिएंट को देखने का तरीका, नॉन वेस्ट को देखने का तरीका। वेस्ट को ऑक्सीडेंट कहते हैं और बाकी सबको ओरिएंट कहते हैं, तो वी आर ओरिएंटल पीपल। तो दे वुड लुक एट ओरिएंट एज समथिंग सब ह्यूमन। तो ये लेकिन चैलेंज हुआ जब इंटरेक्शन हमारे साथ बढ़ी, हमारे लिटरेचर के साथ बढ़ी, तो पता चला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के मामले में इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ साल पहले तक नहीं पता थी ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी। जब ये शायद उनका नाम प्रिंसेप था जिन्होंने उसको डिस्कवर किया, एंड देन दे रियलाइज कि इट वाज अ वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन। आप लोगों को हैरानगी होगी जान के, साउथ अरेबियन पेनिनसुला जो है ना, उसका जो सदर्न हिस्सा है जिसको यमन कहते हैं आजकल, तो यमन का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसके अराउंड एक सिविलाइजेशन थी, सबा की सिविलाइजेशन। बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। अब एडवांस का मतलब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें भी बड़े सारे लोग आगे निकल जाते हैं कि अब वो हवाई जहाज़ में घूम रहे थे, सर्जरीज कर रहे थे, प्लास्टिक सर्जरीज। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने स्टैंडर्ड्स पे जिसको एडवांस्ड बोलेंगे अपने एरा में, वैसी एडवांस थी वो। तो मक्का के बारे में भी ऐसा एक ओपिनियन है वेस्ट में कि ये भी कोई ऐसे ही एक ऑब्सक्योर लोकेशन है, क्या होगा यहाँ, रेगिस्तान है, किसी किताब ने इसको मेंशन नहीं किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी किताब ने इसको मेंशन नहीं किया है। देयर आर अ फ्यू मेंशंस ऑफ a particular trading hub in अरेबिया, जिन्होंने इसको नाम नहीं दिया है। प्रोबेबली उतना ज़्यादा मशहूर नहीं रहा होगा जितना कोई और रहा होगा, बट इट वाज आल्सो ए थ्राइविंग सेंटर मक्का, नॉट एज बैकवर्ड एज द वेस्ट वुड थिंक। तो ऐसा लेज़ली हेजल्टन कहते हैं ये एक थ्राइविंग कैपिटलिस्ट हब था, एक सेंट्रल पॉइंट नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट का। नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट ये तब कनेक्ट करता है यरूशलेम वुड बी टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ, और साउथ में कुछ और ट्रेडिंग हब रहा होगा। ये कौन सा ट्रेडिंग हब रहा होगा? यमन ऑफ कोर्स, क्योंकि साउथ में यमन है। यमन किन के साथ ट्रेड करता था? यमन ट्रेड करता था हॉर्न ऑफ अफ्रीका उसके साथ, और फिर यहाँ से वो ट्रेड करता था हिंदुस्तान के साथ भी, मलाबार कोस्ट के साथ इन पर्टिकुलर। मलाबार कोस्ट हो गया आज का केरला, ठीक। तो इनके साथ ही ट्रेड करते थे। तो और ये बड़े पुराने ज़माने की भी बात करो, ये 4000 साल पहले की भी बात है, तब भी ये ट्रेड करते थे आपस में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ, वी नो दैट, क्योंकि हमको हड़प्पन कॉइन्स एटसेट्रा मिले हैं मेसोपोटामिया में। तो उसकी वजह से हमको ये पता चल जाता है कि आपस में इनका कुछ तो खुराफात चल रहा था। तो हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो खैर, बड़ा थ्राइविंग कैपिटलिस्ट हब था। तो ये भी हमको बताता है कि मतलब इस एक स्टेटमेंट से हम इतना भी और भी समझ सकते हैं कि दैट मीन्स ये एग्रेरियन इकॉनमी नहीं थी, ये मर्चेंट इकॉनमी थी। मर्चेंट इकॉनमी के बारे में एक और चीज़ समझ लीजिए, मर्चेंट इकॉनमी एग्रेरियन इकॉनमी से एडवांस्ड होती है। दैट मीन्स इनिशियली जो भी सोसाइटी डेवलप होगी, जहाँ पे भी होगी, वो पहले एग्रेरियन होती है। एग्रेरियन के बाद, इसी वजह से इनको ऑक्यूपेशंस को हम डिवाइड करते हैं। वन वे ऑफ डिवाइडिंग देम इज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो दीज पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। सो दिस ट्रांजिशन, जब आप इकोनॉमीज को भी देखेंगे ना, जब जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं, उसमें भी डिवाइड किया जाता है, ठीक। एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो यूजुअली हम देखते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, दे आर एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमीज। फिर जब हम देखते हैं, जब वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं, तो वो इंडस्ट्री लेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेड होते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि उसके बाद जब वो डेवलप्ड कंट्रीज बनती है, तो वो सर्विसेज लेड होते हैं। तो मक्का की इकोनॉमी इज़ मोर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस लेड, दे आर ट्रेडिंग पीपल, ठीक। तो दैट ऑल्सो टेल्स अस कि एक एडवांस सिटी थी। अच्छा, ये जो मैंने आपको रूल आपके सामने बोला है, इसके एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान एक एनोमली है। हिंदुस्तान एग्रेरियन के बाद मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना, एग्रेरियन के बाद वो डायरेक्टली सर्विसेज लेड ग्रोथ हुई है हिंदुस्तान की, अभी भी सर्विसेज लेड ग्रोथ ही है हिंदुस्तान की। तो ये एक ऑब्स्क्योर केस है, डिफरेंट केस है, जो खुद में इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ जो हमारी है उसको सुनिएगा, उसमें प्रोबेबली डिस्कस हुआ है। तो कुरैश, कुरैश की कहते हैं ये कि इनका जीनियस कहाँ पे था कुरैश ट्राइब का?
Their genius was that they combined commerce and pilgrimage into one. अब ये बात पहले भी हुई कहाँ पे, कि प्रोफेन और मंडेन और सेक्रेड को इन्होंने एक कर दिया था, नहाने को और इबादत को गुस्ल कर दिया था, एक ही कर दिया, ये दोनों चीज़ें एक है। तो इनके लिए कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं थे। तो ट्रेड के साथ भी इन्होंने ऐसा कर दिया, ट्रेड को ही, ट्रेड का एक एस्पेक्ट था जिसको इन्होंने इबादत बना दिया। ऐसा लेज़ली हेजल्टन कहती है कि देयर जीनियस वाज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमर्स विद पिलग्रिमेज। क्या कहना, जब पाइटी एंड प्रॉफिट एक ही हो जाए, तो कहते हैं कि पाइटी एंड प्रॉफिट ये इंजन्स थे, डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही थी, ट्विन इंजन्स ऑफ देयर सिटीज प्रॉस्पेरिटी, इसी पे उनकी प्रॉस्पेरिटी डिपेंडेंट थी। ये जो कुरैश था, ये ट्राइब, ये ज़्यादा पुराना इनकी हिस्ट्री नहीं है मक्का की, ये हुजूर के दौर की बात कर रहे हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मक्का में इनको, कहते हैं सिर्फ 5 जनरेशन्स हुई थी। इट हैज़ बीन ओनली 5 जनरेशन्स जब इन्होंने मक्का उसका कंट्रोल हासिल किया। किसने? कुरैश ट्राइब ने। जब इन्होंने, कुरैश ने मक्का का कंट्रोल हासिल किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे कोई एंशिएंट श्राइन थी, उसको रिफर्बिश किया, उसको वापस ठीक किया, उसको वापस जिंदा किया, और फिर क्या किया, और खुद को अपॉइंट किया उसका गार्डियन। तो दैट मीन्स कोई एंशिएंट श्राइन यहाँ पे रही होगी। ये एंशिएंट श्राइन इज अ प्रिकर्सर टू व्हाट वी कॉल काबा राइट नाउ, क्योंकि हमारा मानना है कि काबा हज़रत इब्राहिम के ज़माने से ही है। तो इस वजह से ये कह रही हैं कि कोई एंशंट श्राइन तो था वहाँ पे। आए कहाँ से थे ये? यमन से माइग्रेट हुए थे कुरैश। माइग्रेट क्यों हुए यमन से? माइग्रेशन का वही रीज़न है जो थ्रू आउट हिस्ट्री हर माइग्रेशन का रीज़न रहा है। लोग माइग्रेट करेंगे ही क्यों किसी जगह से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुस्तान में अचानक से गायब हो जाती है, अचानक से, कल थी आज नहीं है। हिस्ट्री में अचानक इज़ नॉट एक मोमेंट, इट्स लाइक सेंचुरीज हिस्ट्री में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब हुई हुई क्यों? तो स्कॉलर्स हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट। एक थेरी थी, हुआ करती थी, आर्यन इन्वेजन थेरी, मोस्टली डिस्कार्डेड नाउ। ऐसे ही और भी थेरीज हैं, डिज़ास्टर, फ्लडिंग, मोहनजोदारो एट्सेट्रा, इसकी फ्लडिंग हुई थी। तो ऐसे ही कुछ और भी है, गगर हाकरा रिवर सूख गया था, सरस्वती रिवर का कहीं, प्रोबेबली वही रिवर था सरस्वती जिसका जिक्र है एंशिएंट टेक्स्ट्स में, अभी हमें पता नहीं कहाँ पे है। तो दैट आल्सो टेल्स अस कि शायद ये नदी थी जो काइंड ऑफ सूख गई, और जिसकी वजह से फिर वो सिविलाइजेशन थ्राइव नहीं कर पाई। तो सिविलाइजेशन को थ्राइव करने के लिए रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स ख़त्म हो गया तो ख़त्म बात। तो डिज़ास्टर्स, ऐसे वोल्केनिक इरप्शन, submergence of an island, people would have to leave and settle elsewhere. यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये यमन से क्यों निकले और कहीं और क्यों सेटल हुए? बिकॉज ए डिजास्टर स्ट्रक। और ये डिजास्टर क्या था? कोलैप्स ऑफ मारिब डैम। मारिब डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये अफसोस ही है कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होती। मारिब डैम इस वक्त भी एग्जिस्ट करता है एज ए मॉडर्न डैम। डैम ना, डैम, डैम क्या होता है? पानी को रोकने का एक तरीका। डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका नहीं है, पानी को रोकने का तरीका है। ठीक, अब पानी को रोक के पानी को कैसे भी इस्तेमाल कर ले, एक तरीका है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे, तो वो डैम अब मल्टी यूटिलिटी हो गए हैं। अदरवाइज डैम का प्राइम मकसद है पानी को रोकना। तो मारिब डैम इस वक्त एग्जिस्ट करता है एज ए मॉडर्न डैम जो पानी को रोकता है कहाँ पे? ये यमन में है, इस वक्त भी है। अच्छा, इस वक्त भी इसका एंशियंट डैम के कुछ हमें रुइंस भी मिलते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये जो पुराना मारिब डैम है जिसका कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से कुरैश शिफ्ट हुआ टू मक्का, ये डैम भी एग्जिस्ट करता है इस वक्त। इसके थोड़े थोड़े रुइंस एग्जिस्ट करते हैं। और 2015 में प्रोबेबली सऊदी एयर स्ट्राइक्स, जो हुसीज का जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, उसमें जब सऊदीज़ ने एयर स्ट्राइक्स की तो सुना है कि
कुछ इसमें डैमेज हो गए थे एंशंट रूइंस। तो ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये डैम इट इज़ जस्ट आउटसाइड सना। सना को ये कहते हैं ये बिब्लिकल शीबा है। अच्छा, ये बिब्लिकल शीबा कौन होगी? आपने कश्मीरी में सुना होगा चचक बिल्किस वक्त तो बिल्किस क्वीन ऑफ शीबा थी। अब इसकी भी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहाँ ढूंढे इसको, ये कहाँ पे था शीबा, ये हज़रत सुलेमान ने कहाँ पे भेजी थी चिट्ठी क्वीन को? आपने सुना होगा ना वो थ्रोन वाला इंसिडेंट, तो बड़ा कहानियों में उसको बताया जाता है। तो ये जगह है कौन सी? अगर आप इथोपिया जाएं, इथोपिया में अक्सूम जगह है, तो वहाँ पे भी बड़े सारे थिंग्स एग्जिस्ट विच आर एस्क्राइब्ड टू शीबा, क्वीन ऑफ शीबा। तो ठीक है, गुड हो गया जी। यहाँ से यमन के साथ भी एस्क्राइब्ड है। अभी आप देख ही रहे हैं, ये यमन में सना है, सना वहाँ की कैपिटल है। तो सना को कह रहे हैं कि सना शीबा है। तो कैसे हो सकता है? मैंने देखा है कि अक्सर किताबों में दोनों जगहों का जिक्र होता है। मुसलमानों की किताबों में यमन का जिक्र होता है और ऐसे और किताबों में इथोपिया का जिक्र होता है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर क्या रहा होगा मसला? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही किंगडम था, इथोपिया और यमन का एक ही किंगडम रहा होगा, ये एक ही सिविलाइजेशन थी। अब ये तो अलग दो जगह हैं, लेकिन ये अलग हमारी सोच में है। अगर आप ध्यान से देखें, बगल बगल में है। इथोपिया और यमन को सेपरेट क्या करता है? रेड सी करता है। तो प्रोबेबली एक ही सिविलाइजेशन रही होगी, अल्लाह जाने, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है डिटेल में। तो हो सकता है द कैपिटल वुड हैव बीन सना एंड अक्सुम, ये सारा एरिया रहा होगा इनके किंगडम में, या फिर ये आगे जाके डिवाइड हो गया होगा दो किंगडम में, द किंगडम ऑफ अक्सुम एंड द किंगडम ऑफ सबा। अजय, सबा से एक और चीज़ भी समझ लीजिए। अब सबा मैंने बोल ही दिया, तो आपने कुरान में सबइयों के बारे में सुना होगा, सैबियंस, आपने सुने होंगे सैबियंस। तो अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करते हैं कि यहूदी, क्रिश्चियन और सैबियंस, ऐसे जिक्र होता है। तो सैबियंस के बारे में भी बड़ा रहा है कि ये कौन है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि यही लोग सैबियंस हैं जो यहाँ पे सेटल हुए थे, अक्सुम एंड सना, इस खत्ते में जो सेटल हुए थे। तो सबा का जो किंगडम है ये एग्जिस्ट करता है, ये हिस्टोरिकल किंगडम है। इनके रूइंस एट्सेट्रा हमको मिलते हैं बड़े आराम से। तो सैबियंस यहाँ के लोग रहे होंगे, इनके अकीदों के बारे में भी जिक्र हुआ है। और कुछ स्कॉलर्स इनके बारे में लिखते हैं कि ये एक इस्लामिक शरिया की तरह ही इनका शरिया था। और कुछ एक स्कॉलर जो फ्रिंज है वो आर्ग्यू भी करते हैं कि इस्लाम के रूट सेबियन रिलीजन में भी हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं मुसलमान अभी के, वो हमने सेबियन से ली है। ऑफ कोर्स सेकुलर हिस्टोरियंस ऐसे ही देखेंगे चीज़ों को, उनको दिखाना है कि इस्लाम का सोर्स क्या है, तो वो दुनियाई सोर्सेज निकालते हैं। तो सेबियंस, उनके बड़े सारे अकीदे माने जाते हैं मुसलमानों के नज़दीक ही हैं। तो ये कहाँ पे है? ये फर्दर साउथ में ही है, दैट मीन्स यमन में, यमन का नॉर्दर्न पोर्शन, सना के पास। तो क्वीन ऑफ शीबा। अच्छा, एक और चीज़ इससे हमको ये भी पता चलती है, अगर हज़रत सुलेमान हु इज़ इन नॉर्थ और शीबा की क्वीन, अगर इनका आपस में राबता था, मतलब कोई तरीका रहा होगा ना राबते का, दैट मीन्स they would have traveled to each other or they would have written letters to each other, all of these things, कोई तरीका तो रहा होगा। मक्का इसमें बीच में आता है कहीं पे। that tells us कि मक्का, इफ इस सब में assumption है जो मुस्लिम वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों का है वो सही है, तो हम समझ सकते हैं कि they would have known मक्का, all of these people, the Jews would have known मक्का, uh, and the Sabians would have known Makkah, and this is centrally located for these two people. तो मारिब डैम का क्या हुआ? मारिब डैम कोलैप्स हो गया। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ, ये कोलैप्स क्यों हुआ? क्रॉनिक नेग्लेक्ट। जब पैसा आता है तो लोग जिन चीज़ों पे सिविलाइजेशन खड़ी होती है ना, उन पे ध्यान नहीं देते। ये हमारे साथ भी हुआ है। मुसलमानों का जो ये दीन है, मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है, ये खड़ा किस चीज़ पे? हमारे कल्चर पे, हमारी जो सकाफ़त है। तो जब अब हम दीन प्रैक्टिस ही करते हैं, सबको नमाज का तरीका पता है, रोज़े पता है, अब हम सब हदीस पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, खुद लिटरेसी बढ़ गई है,
तो जो इसके रूट्स है, जिस पे ये खड़ा है, जो इसके पिलर्स हैं, उनको फिर कोई नहीं सींचता। तो मारिब डैम की मरम्मत नहीं हुई थी बड़े टाइम से, चूहे वगैरह उसको खा रहे थे, और दे हैड डग होल्स इन इट। अब आप सोचेंगे इतने बड़े डैम को चूहे ख़त्म कर देंगे, नहीं ऐसा होता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कंक्रीट के डैम्स नहीं है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के। ये कैसे डैम्स होते हैं, ये मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी, लकड़ी, एट्सेट्रा। तो इसमें चूहे कर सकते हैं छेद वगैरह, तो मरम्मत करनी पड़ती है। और पानी का अगर एक भी धार निकलेगी, पानी का प्रेशर इतना होता है वो उस मिट्टी को इरोड करता है, और कोलैप्स इज सडन इन सच डैम्स। इट इज़ नॉट ये इसमें सालों लगेंगे, नहीं, चूहे को छेद बनाने में सालों लग सकते हैं, लेकिन वंस इट इज़ मेड, उस डैम के टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डैम का टूटना क्यों होगा इतना बड़ा मसला कि कुरैश हैड टू शिफ्ट फ्रॉम यमन टू दिस प्लेस? दो मसाइल है। एक, डैम को कंस्ट्रक्ट करना आसान काम नहीं है। कंस्ट्रक्ट आसान नहीं है तो बनाया किसने और कैसे? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन बनी है। अब इम्पॉसिबल है लेकिन बनी है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ये जनरेशन्स का काम है, ये जनरेशन्स ऑल टुगेदर। तो ये डैम को बनाने का काम भी जनरेशन्स का है। इसी को कहते हैं लोड बेयरिंग वॉल, अपने मजहब की तोड़े ना। ये जनरेशन्स का काम है जो हमारे पास आया है, जिसको हम, ये कल्चर है इसको दफ़ा करो, ये कल्चर है इसको दफ़ा करो। करो, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या क्या जाएगा उस डैम के गिरने से। तो डैम को बनाना एक जनरेशन के लिए वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरा, डैम दो पर्पस सर्व करता है। अ, एक तो ये आपको फ्लडिंग से बचाता है। यहाँ पे फ्लडिंग का मसला उतना ज़्यादा है नहीं, बारिश होती कब है, बारिश यहाँ मानसून में होती है। अच्छा, डैम बनाएगा ही कोई क्यों? गंगा पे तो डैम नहीं बनाया किसी ने। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एंशंट की बात कर रहा हूँ। रिवर गंगा पे डैम इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पेरिनियल रिवर है। तो रिवर्स भी किस्म होते हैं, पेरिनियल या फिर नॉन पेरिनियल, जो जिनमें कुछ वक्त के लिए पानी बहता है। जैसे साउथ इंडिया के जो रिवर्स है, उनमें पानी तब होता है जब बारिश होगी। तो गंगा इज़ ए ग्लेशियर फेड रिवर, तो पूरे साल पानी होगा। तो गंगा पे डैम बनाना इसलिए ज़रूरी नहीं है ताकि हम पानी सेव करें, अलबत्ता फ्लडिंग के लिए बनाना पड़ सकता है कि फ्लडिंग से बचाए। अरेबिया में डैम बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। अलबत्ता ये वाला जो खत्ता था, इसमें मॉनसून का पानी आता था। मॉनसून का पानी सीजनल होता है, ठीक है, किसी सीज़न में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। अगर इस पानी को हम रोके रखें तो हम लीन सीजन्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इन्होंने ये डैम बनाया होगा, मारिब डैम। और ये ठीक, अब जब डैम चला जाएगा, दो चीज़ें होंगी। एक क्या होगा, अब आप पानी जमा नहीं कर सकते, पानी जमा नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, एग्रीकल्चर इज़ वेयर सोसाइटी स्टार्ट फ्रॉम। एग्रीकल्चर नहीं होगा, आप सेटल्ड लाइफ नहीं कर सकते, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं और you would have to look for alternatives. So these people lost their water source. They can't do agriculture anymore. The second point is, what happens when a dam is lost? Flooding. तो अगर ये सडन कोलैप्स रहा होगा और इस डैम में पानी रहा होगा, तो इसने शहर को भी तबाह कर दिया होगा। गॉड नोज, आई डोंट नो द डिटेल्स। हिस्टोरियंस ने लिखा होगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके बारे में पढ़ें। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम खुद से, यूजिंग लॉजिक एंड थोड़ा सा इल्म जोग्राफिया का, उससे हम ये गवर्न कर सकते हैं। कहती हैं अच्छा, एक और चीज़, सिविलाइजेशंस किसके अराउंड, शहर, शहर जमा बनेंगे ही क्यों, और ये बनते कहाँ पे हैं? मॉडर्न दुनिया की लाइफलाइन है रोड्स, कनेक्टिविटी। तो इसी वजह से आप शहर देखेंगे ये कैसी जगहों पे होते हैं, ये हाईवेज़ के अराउंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस्लामाबाद है, फिर आपका बिजबिहारा है, फिर आपका अवंतीपुर है, फिर आपका श्रीनगर है, फिर आपका ये है पटन है, फिर आपका सोपोर है, बारामूला, ये सारे हाईवे के अराउंड है। श्रीनगर वालों के लिए सिर्फ श्रीनगर एग्जिस्ट करता है, पर ये छोटे छोटे कस्बे भी एग्जिस्ट करते हैं। आगे जाएंगे तो जम्मू आएगा,
और इधर से आगे जाएंगे तो मुजफ्फराबाद आएगा। तो हाईवेज के अराउंड ये शहर बनते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें, ये शहर तो हाईवे से पहले के हैं। यही शहर जो मैंने अभी जिक्र किया, जिनका ये हाईवे से पहले के हैं। तो उस ज़माने में कुछ और रहा होगा। क्या रहा उस ज़माने में? रिवर्स। पानी का सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट था पास्ट में, अभी भी है। लेकिन अब पाइपलाइन से, लिफ्ट इरिगेशन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से पानी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इंदिरा गांधी कनाल थार डेजर्ट के बीचों बीच गुजरती है। तो डेजर्ट के बीच हो तो अब इंसान कुछ भी कर लेता है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था, नदी के पास बनाना पड़ता। तो ये सारे शहर ये नदियों के पास है। आपका इस्लामाबाद लिदर और आरपत के बगल में है। झेलम भी गुजरती है यहाँ से, लेकिन बहुत छोटी नदी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, वट एवर द वर्ड इज। संगम के बाद वो बहुत बड़ी हो जाती है वो नदी। तो फिर आपके बाकी शहर उसी झेलम के अराउंड है। पाकिस्तान में इंडस के अराउंड है। हिंदुस्तान में गंगा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, इनके अराउंड है। ब्रह्मपुत्र के अराउंड है। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया, कायरो, ये सारे शहर नाइल के अराउंड है। अगर आप मेसोपोटामिया का देखे, इराक का देखे, तो यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस के अराउंड है। ऐसे ही दनूबी के अराउंड है, मुरे और डार्लिंग के अराउंड है। मिसिसिपी और मसूरी के अराउंड है। तो नदियों के अराउंड होते हैं शहर, क्योंकि पानी बड़ा ज़रूरी है। पास्ट में सिविलाइजेशन इन्हीं के अराउंड उगती हैं। जब एक शहर बना, दो शहर बने, 10 शहर बने, तो एक सिविलाइजेशन बन जाती है। तो ये भी नदियों के अराउंड ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के अराउंड है। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेटिस और टाइग्रिस के अराउंड है। चाइनीज सिविलाइजेशन शायद उसका येलो रिवर कहते हैं उसको, यांगजी समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू दे प्रोनाउंस इट, तो उसके अराउंड है। तो ऐसे ही हर जगह होता है। पानी एग्रीकल्चर के काम आता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस। यहाँ पे भी जो मारिब डैम था, इट वुड इरिगेट फील्ड्स, शी सेज 250,000 इतने फील्ड्स। एंड बिकॉज of this, it created a vibrant civilization, funded in large part by the cultivation of native spindly thorn trees, जिनको बाहर से देखे तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये क्या पैदावार है इनकी, ये कैसे पेड़ पौधे, इससे क्या काम होगा। यू वुड से दिस इज एन एरिड लैंड विदाउट एनी यूज। लेकिन ये जो पौधे थे इनके थॉर्नी, दे वुड प्रोड्यूस ए सैप कॉल्ड मिर, जो बहुत वैल्यूएबल था एंशिएंट वर्ल्ड में। ये एक रेजन होता है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे टपक रहा होता है प्लांट से। तो जिसको यूज़ किया जाता था एंशिएंट वर्ल्ड में एज ए पेन रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इस वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तो बड़े सारे एनेस्थेटिक्स हैं, उनके पास यही था। और दूसरा, ये एक काइंड ऑफ एंटीबायोटिक का काम भी करता था, इट वुड किल बैक्टीरिया। तो ये उस काम भी आता था। तो आपको पता ही है कि एंटीबायोटिक ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ह्यूमन लाइफ स्पैन को। तो ये एक चीज़ जब लोगों की जान बचा दी थी, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ये इनके कंट्रोल में था। लेकिन वेल्थ के साथ जो हमेशा होता ही है, यहाँ पे भी वही हुआ। केम ग्रीड, कॉम्प्लेसेंसी। टफ टाइम्स क्रिएट ग्रेट पीपल क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट बैड पीपल, एंड बैड पीपल क्रिएट बैड टाइम्स। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। दौलत आई और ग्रीड भी आई साथ में। ग्रीड के साथ क्या आया? इंस्टेबिलिटी। देखिए, अगर ग्रीड के साथ इंस्टेबिलिटी आती है तो हमको ग्रीड को भी समझना पड़ेगा। ऐसा क्या है ग्रीड में कि इंस्टेबिलिटी आएगी? हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सुपरफिशियली एक पॉइंट मेंशन किया जा सकता है। ग्रीड में, ग्रीड क्या कहते हैं आप? सेल्फिश। इसमें सेल्फ इज एट द सेंटर। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अदर पीपल एट सेंटर। दैट मीन्स इन ग्रीड इज अ राइट्स बेस्ड अप्रोच, एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा? ड्यूटी बेस्ड अप्रोच, हक अदा करे लोगों के। तो जो लोग एज ए कम्युनिटी सोचते हैं, जो लोग दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों का अच्छा सोचते हैं, वो कौम स्टेबल होती है और उसमें सारे लोगों की बहबूदी और तरक्की होती है। दैट मीन्स इफ यू पीपल कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली योर ओन गुड, the community is going to lose in the end.
अब इसका दूसरा एस्पेक्ट है जो करना है, खुद को अच्छा बनाना। उस मामले में नहीं, आप पर्सनली खुद को अच्छा बनाए, लेकिन योर एक्शन शुड हैव एक्सटर्नैलिटीज। द एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, थिंग्स दैट हैव इफेक्ट ऑन अदर्स एज वेल। जैसे यू माइट स्मोक योरसेल्फ, बट इट हैज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इट अफेक्ट्स पीपल अराउंड यू, वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं। तो डू थिंग्स विच हैव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, जैसे यूज डिपर एट नाइट। ठीक, जब आप अपनी बीम को लो करेंगे तो इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, जो सामने से गुजर रहा होगा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, सो डू थिंग्स दैट हैव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। डोंट लिटर स्ट्रीट्स फॉर एग्जांपल, व्हाई शुड यू नॉट डू दैट, बिकॉज इट वुड अफेक्ट पॉजिटिवली पीपल अराउंड यू। लाउडनेस, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी चीज़ों में इंडल्ज ना करें। धीरे धीरे सोसाइटी खुद स्टेबल बनेगी। रिश्वतखोरी ना करें, हक तलफी ना करें, तो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी आ गई। यमन का कंट्रोल बेजेंटीन बैड क्रिश्चियन इथोपिया के पास था। ये देखिए, यही बात हमने कुछ देर पहले की कि ये एक ही खत्ता रहा होगा। तो इथोपिया में अभी भी एंशिएंट क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट करती है। कभी मौका मिले आपको जाने का, तो अक्सुम का खत्ता जो है वहाँ पे आप अभी भी देखेंगे, और वहाँ के लोकल्स क्लेमेंट हैं कि हम एंशिएंट क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियन इथोपिया जो था, उनका कब्ज़ा था इनके हिसाब से यमन पे, लेकिन ये कब्ज़ा शिफ्ट हो गया था ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया। उन्होंने बेजेंटीन से इसका कब्ज़ा वापस ले लिया, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट किंग्स, ठीक, एंड देन कुछ वक्त के लिए ज्यूज का भी कब्ज़ा था। एंड देन थ्रू द होल साइकिल अगेन ई शिफ्ट अकम्प्लिश्ड बाय फोर्स ऑफ आर्म्स। और ये जो चेंज ऑफ पावर है, चेंज ऑफ हैंड्स है, ये ऐसे नहीं है कि बड़े एंजॉय कर रहे कि अब आप कुछ टाइम राज करें, नहीं, ये लड़ाई कर कर के हुआ। और जब जंगे होंगी तो जंगे भी अपना, दे हैव देयर ओन कॉस्ट, दे हैव देयर ओन टॉल। सो दिस वॉरफेयर हैड इट्स इनएविटेबल टॉल। मारिब डैम, इसको ठीक रखना, इसका अपकीप, इसकी मरम्मत, दैट वाज लॉस्ट, इट वाज नेग्लेक्टेड। और आखिर में क्या हुआ, इट कोलैप्स्ड, व्हाट लेस्ली हेजल्टन कॉल्स ड्यू टू समथिंग रिडिकुलसली सिंपल। इतना सिंपल कि रिडिकुलस है। क्या? moles had burrowed so deep into its huge clayey base that it gave way. सिंपल। देखते ही देखते कुछ वक्त में ये वापस डेजर्ट बन गया, ये एरिया, और नॉर्थवर्ड एक्सोडस शुरू हो गया, शिफ्ट होना इन लोगों का। इसमें काफ़ी सारे क्लान्स वो भी शिफ्ट हुए। दे वर लेड बाय लेजेंडरी कुसे। लेजेंडरी कहने का मतलब क्या हुआ? लेजेंडरी कहने का मतलब दो तरीके होते हैं इस वर्ड को इस्तेमाल करने के, कि एक, ही इज पार्ट ऑफ लेजेंड नॉट ऑफ हिस्ट्री। दैट मीन्स वी डोंट नो इफ दिस पर्सन एग्जिस्टेड और नॉट, दैट इज वन वे इन विच लेजेंडरी इज यूज्ड। सेकेंड इज दैट इट्स अ वेरी बिग फिगर, इट्स अ वेरी ह्यूज फिगर, बहुत अजीम शख्सियत। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शी इज़ यूजिंग इट इन द फर्स्ट सेंस, कि वी डोंट नो हु दिस पर्सन वाज, देयर इज़ नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, पर कहा जाता है एक कुसे नाम के एक शख्स थे, उन्होंने ये काम किया। तो ये जो ट्राइब्स थे, कुछ क्लान्स थे जो यहाँ रहते थे, उनको जमा किया कुसे नाम के शख्स ने। ये कुसे कौन थे? ये अब्दुल मुत्तलिब के ग्रेट ग्रैंड फादर थे। हमने कुछ देर पहले बात की कि 5 ही जनरेशन्स हुई थी हुजूर के टाइम पे कुरैश के कब्ज़े को ऑन मक्का। तो कुसे ये थे। इन्होंने क्या किया फिर? इन्होंने इन क्लान को एक ट्राइब में तब्दील कर दिया और ख़ुद के लिए अडॉप्ट किया नेम कुरैश। कुरैश का मतलब है दोज दैट गैदर्ड टुगेदर, ऐसा लेस्ली हेजल्टन कहती है। और फिर इन्होंने क्या किया? यमन छोड़ दिया, और यमन के साथ साथ यमन वाली ज़िंदगी को भी छोड़ दिया, एग्रीकल्चर वाली ज़िंदगी को छोड़ दिया। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं था जहाँ वो शिफ्ट हो रहे थे। तो मक्का में वो सेटल हुआ। दे रियलाइज्ड कि अगर आप सेक्रेड को कंट्रोल कर सको, इफ़ यू कंट्रोल द सेक्रेड, यू वुड नेवर स्टार्व। तो ये चीज़ हो गई। ये आगे कहती है द सेंचुरी दे अडॉप्टेड
was soon to be known as काबा। जहाँ पे ये रुके, इस जगह का नाम जल्दी काबा पड़ने वाला था। क्यों पड़ने वाला था? क्यों पड़ने वाला था? आप तो समझेंगे कि वहाँ पे एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, और क्यूब क्यूब के लिए क्यूब के लिए जो वर्ड है, इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम काबा। एंड ये तो कह रही है कि क्यूब वर्ड कम्स फ्रॉम काबा। सिमिलैरिटी भी दिखती है। द वर्ड क्यूब कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अरेबिक काबा। तो अ, इस वजह से इसका नाम काबा पड़ गया बाद में, क्योंकि वहाँ पे एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम काबा कहते हैं इस वक्त। कहते हैं, लेकिन उस वक्त पे ये मॉडेस्ट था ये काबा अभी, जिस वक्त ये वहाँ शिफ्ट हुए। और हुजूर के दौर में भी ये बड़ा मॉडेस्ट था, छोटी सी एक बिल्डिंग ह्यूमन साइज की, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा ये नहीं था। इट वाज अ मॉडेस्ट अफेयर। तो ये जो ये काबा की हिस्ट्री है थोड़ी सी, इंशाल्लाह इसको हम अगले सेशन में देखेंगे कि इसके बारे में लेज़ली हेजल्टन क्या कहती हैं, कि यहाँ पे क्या हालात थे, यहाँ पे क्या रिलीजन प्रैक्टिस होता था, इनकी जो डिफरेंट गॉड्स थे विच इज़ सेड टू बी 316 नंबर। तो उसके बारे में लेज़ली हेजल्टन क्या समझती हैं, उसको हम इंशाल्लाह अगले सेशन में समझेंगे।